तो जैसे ही हमने बहुत सारे ऑटिज्म के सिम्टम्स नोटिस किए अपने दोनों बच्चों में, डायग्नोसिस के लिए जो वेटिंग टाइम था उससे पहले और फिर साथ में थेरेपी शुरू होने से पहले का जो वेटिंग टाइम था उसमें हमने क्या करना शुरू किया, बेसिकली रिसर्च करना शुरू किया अपने हिसाब से कि क्या क्या फील्ड में थेरेपीज अवेलेबल हैं, क्या क्या प्रोटोकॉल्स है दुनिया भर के थेरेपी सेंटर्स पर, जैसे कि आयुर्वेद में क्या है, होम्योपैथी में क्या है, और पेरेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम जब बहुत सारे थेरेपी सेंटर रन करते हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं बच्चों को ट्रीट। बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन हमने ऑफ कोर्स यूट्यूब चैनल वगैरह से जो है कलेक्ट करना शुरू किया, साथ में कुछ बुक्स वगैरह हमने पढ़ी। ओवरऑल क्या कोई मेडिसिन है ऑटिज्म में या फिर डाइट का कोई इम्पैक्ट है, ये सब जानने की हमने कोशिश की। अब तक की हमारी रिसर्च जो हमने की थी उस नॉलेज से हमें आइडिया लगा कि सिर्फ 5 से 10% बच्चे ही पूरी तरह से रिकवर करके नॉर्मल ज़िंदगी जी पाते हैं। तो ये इसका कारण सिर्फ ऑटिज़म नहीं हो सकता। हमें लगा कि कुछ तो मिसिंग लिंक है नॉर्मल ट्रेडिशनल थेरेपी अप्रोच में। इसके बाद हमने शुरू की अपनी साइंटिफिक नॉलेज और अपनी पेरेंटल इंस्टिंक्ट के बेस पर पूरी नॉलेज इकट्ठी करके स्पेशल पेरेंटिंग। नमस्कार पेरेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील बंसल और मैं डॉक्टर शिवानी बंसल। हमारी ऑटिज्म की जर्नी जो कि फास्टेस्ट रिकवरी है आज तक की रिपोर्टेड सीवियर ऑटिज्म से, वो भी दोनों बच्चों में सिर्फ 1 साल में, उसमें आज हम एपिसोड 2 में बात करने वाले हैं आपके साथ शुरुआती सिम्टम्स जो हमने नोट किए हमारे दोनों बच्चों में, डायग्नोसिस, एक्सेप्टेंस, और फिर जो रिसर्च हमने की पूरी कि क्या काम किया जाए, क्या कुछ अवेलेबल है थेरेपी सेंटर्स वगैरह के प्रोटोकॉल में आज की डेट में। तो बात करते हैं सबसे पहले 6 मंथ का पीरियड पहली बार मैंने नोट किया। संस्कार जब मेरी ऐसे गोद में था, कभी इधर देख रहा है ऊपर वो ऐसे, कभी वो ऊपर इस तरफ देख रहा है। मैं नोट किया कि यार आंखों में सामने देख ही नहीं रहा है। खैर 6 महीने का बच्चा था, हमारे भी उस टाइम कुछ दिमाग में ऐसा था नहीं कि ये कोई कंसर्न है क्या, पर बस एक ही बात मुझे याद है कि ऐसा हुआ था उस टाइम पे। फिर 13 महीने के वो जो टाइम पीरियड है, हमारी केयर टेकर ने हमें ध्यान दिलाया कि आपके बच्चे नेम को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। हमने कहा कि बात तो सही बोल रहे हैं आप, नाम को रिस्पॉन्ड तो नहीं करते बच्चे। फिर हमें लगा कि शायद कहीं ना कहीं, क्योंकि घर में 2 बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं शायद नाम में कंफ्यूज होंगे अपना, क्योंकि संस्कार और सात्विक दोनों ऐसे हैं, तो कहीं ना कहीं माहौल का फर्क होगा शायद, या तो है ना। तो फिर हमने सोचा कि चलो थोड़ा बच्चों के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड किया जाए, शायद कुछ इंटरेक्शन की जाए बच्चों के साथ, शायद इसी चीज़ का फर्क होगा बस। तो ऑटिज्म तो हमारे दिमाग में दूर दूर तक भी उस टाइम पे कोई आइडिया था नहीं ऐसा। तो फिर हमने क्या करना शुरू किया कि जैसे बच्चों को अपना क्योंकि अभी बच्चे छोटे ही थे, कुल 13 महीने के, तो साथ में बैठा के जैसे पलंग पे उसको लेटाया, साथ में उससे पिकअप करना कि पिकअप बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है मेरे साथ में मेरे, और उसको क्लैपिंग दिखाना कि क्लैप ऐसा करके। तो वो सब चीज़ें शुरू की हमने, जो हमें समझ आया था उस टाइम पे कि चलो इंटरेक्ट करते हैं बच्चों के साथ, है ना। पर अब क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे और हमें ऐसा कुछ अंदेशा था नहीं बिल्कुल भी कि ये ऑटिज्म भी हो सकता है। फिर हम 2-3-4 दिन हमने ये किया, फिर से हम जो है अपना ही लाइफ में फिर से बिजी हो गए, मतलब कि वो चीज़ हमसे फिर छूट गई, मान लो काइंड ऑफ कि 4 महीने अगले हमने फिर से वेस्ट कर दिए काइंड ऑफ। फिर एक शाम, उम्र उस टाइम 17 महीने के आसपास, चीज़ें तो बच्चों की नोट हो ही रही थी, कुछ ना कुछ कंसर्न जो भी थे, पर हमें ऑटिज्म का अंदाजा अभी भी दूर दूर तक नहीं था। पर एक शाम शिवानी किचन में काम कर रही थी, मैं किचन से बाहर फ़ोन पे थोड़ा सिम्टम वगैरह गूगल किए मैंने, और मैं शिवानी को बता रहा, यार ये तो सारे सिम्टम मैच कर रहे हैं, जो मोटे मोटे जो सिम्टम होते हैं ऑटिज्म के 8-10 सिम्टम मैच कर गए उस दिन। तो उस दिन हम बड़े निराश हुए कि यार इसका मतलब बच्चों को ऑटिज्म हो गया। उससे नेक्स्ट इट वाज वीकेंड, तो अगले दिन सैटरडे की सुबह मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी। तो ब्रेकफास्ट के बाद मेरा खाना रेडी हो गया, मैं सुनील को 2 आवाज़ें दी, सुनील खाना रेडी है, आओ बच्चों को खाना खिलाते हैं। तो मैं समझ गई कि 2 आवाज़ों में भी डॉक्टर ने नहीं सुना, इट मीन्स कि वो शायद अपने डीप थॉट्स में खोए हुए हैं। शायद कल की बात जो हमारी कल शाम को ऑटिज्म से के रिगार्डिंग जो हमारी बातचीत हुई थी उसमें हैं। तो मैं इनके पास आई, बस कि सुनील
हमें खुद पे नहीं, बच्चों पे काम करना है। वो दिन था, इमीडिएटली मुझे समझ आ गया कि हम बहुत ज़्यादा टाइम अपने आप को संभालने में उस टाइम पर नहीं खो सकते हैं। हालांकि हमारे बच्चों का डायग्नोसिस उस टाइम पर नहीं हुआ था, पर कहीं ना कहीं हमें ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया था वो सब सिम्टम देख के कि ये ऑटिज्म ही लग रहा है। तो हम ये मैसेज पेरेंट्स को भी देना चाहते हैं जो हमारी जर्नी को फॉलो कर रहे हैं कि डायग्नोसिस बच्चे का हो चुका है या नहीं हुआ है अभी, अगर आपको लगता है कि बच्चे को ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं या माइलस्टोन्स डिले हैं, तो हमें उस टाइम पे बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपने आप को जल्द से जल्द संभालना है और बच्चों पे काम शुरू कर देना है। 17 महीने ऑनवर्ड्स और आने वाले कुछ महीनों में हमने जो सिम्टम्स ऑब्जर्व किए बच्चों में, प्लस कुछ डिलेड माइलस्टोन ऑब्जर्व किए, उनके बारे में बात करेंगे। डिलेड माइलस्टोन्स में हमने ऑब्जर्व किया कि बच्चों में कोई रिस्पॉन्स टू नेम नहीं था। बच्चे कोई भी उनका नाम पुकार रहा है, उन्हें पता ही नहीं है, कोई जवाब नहीं। बच्चों में कोई आई कांटेक्ट नहीं है, ना पेरेंट्स को, ना केयर टेकर्स वगैरह को, किसी को कोई आई कांटेक्ट नहीं। और बच्चों में कोई स्पीच नहीं, और बच्चों में कोई इमिटेशन नहीं। बच्चे अपने आप में ही खोए रहते थे, पूरे एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड ही नहीं थे, इधर उधर ऐसे घर में घूम रहे हैं। जी हाँ, बात करते हैं सेंसरी इश्यूज़ को लेके। बहुत सारे सेंसरी इश्यूज़, जैसे कि आप समझ सकते हैं सीवियर ऑटिज्म था तो हमने नोट किए। मैं बात करूँगा पहले दोनों बच्चों में जो कॉमन कुछ सेंसरी इश्यूज दोनों बच्चों में कॉमन थे, कुछ स्पेसिफिक भी थे। जैसे संस्कार में कुछ स्पेसिफिक सेंसरी इश्यूज हमने नोट किए, साथ में कुछ और सेंसरी इशू हमने नोट किए, पर कुछ कंबाइंड सेंसरी इश्यूज थे। जैसे कि मैं बात करूँ अगर, तो दोनों बच्चों में हैंड फ्लैपिंग काफ़ी नोट किया हमने। हालांकि संस्कार में बहुत एक्सेसिव था, सात्विक में थोड़ा सा कम था हैंड फ्लैपिंग। दूसरा टो वॉकिंग, हालांकि टो वॉकिंग का जो पीरियड था वो तकरीबन 2-3 महीने रहा संस्कार में और 1 महीना रहा सात्विक में। तो टो वॉकिंग और स्पिन अराउंड करना और स्पिन अराउंड करते करते आई को कॉर्नर करना, तो ये चारों जो इश्यूज थे वो दोनों बच्चों में नोट किए हमने। अब मैं बात करूँ स्पेसिफिक रूप से कि संस्कार को 2 स्पेसिफिक इशू रहे उसके। एक उसका फिंगर फ्लिकिंग, जैसे कि अपने फिंगर्स को चेहरे के पास लाके दिन भर, मैं कहूँ कि आधी नींद में भी वो सो रहा होता था, पर आधी नींद में भी वो फिंगर फ्लिकिंग ही करता रहता था। और उसको साथ में था ऑडिटरी इश्यू। ये चीज़ हमने बाद में फिगर आउट की। हालांकि जब बाद में फिगर आउट की हमने कि वो ऐसा क्यों करता था, तो समझ आया हमें कि उसको कहीं ना कहीं ऑडिटरी इशू है। और ऑडिटरी इशू की उसको जो वैरायटी है वो सात्विक से अलग थी। संस्कार को क्या ऑडिटरी इशू था कि उसको हाई पिच से इशू था। वो चीज़ हमने बाद में देखा कि ओ अच्छा, ये इसलिए दूर दूर भागता है क्योंकि कई बार जैसे टीवी चलाते थे हम, मान लो, तो टीवी देखते हुए भी वो थोड़ी सी साउंड अगर ज़्यादा होती थी तो नोट किया हमने कि वो थोड़ा दूर जाके टीवी देख रहा है। तो ये चीज़ें हमने बाद में फिगर आउट की कि वो ये सब चीज़ें क्यों कर रहा था। जब चीज़ें सारी डॉट्स कनेक्ट हुए सारे, तो पता चला हमें कि इसको ऑडिटरी इशू है, इसका मतलब उसको हाई साउंड से प्रॉब्लम है। फिर मैं सात्विक की अगर बात करूं तो सात्विक का जो ऑडिटरी इशू था वो अलग था। जैसे कि कुछ स्पेसिफिक साउंड्स थे जिससे कि सात्विक को इशू था। जैसे कि एक बार मुझे याद आ रहा है, थेरेपी सेंटर पर आई थिंक डॉक्टर शिवानी ने नोट किया था ये इशू कि वो थेरेपी सेंटर पे बैठा था, बाहर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो थोड़ी साउंड हाई थी, तो वहाँ पर वो रोता था। तो एक वो चीज़ उसकी होगी। दूसरा सात्विक का मैं अगर बात करूँ स्पेसिफिकली, एक पिग टॉय था हमारे पास जैसे, तो पिग टॉय में एक अलग सी आवाज़ आती थी तो उससे भी डरता था वो। और एक मेरे पास हारमोनिका थी, हारमोनिका अगर मैं प्ले करूँगा तो वो दूर भाग जाएगा डर के उससे। तो कुछ इस तरह के उसके ऑडिटरी इशू जो थे। माउथिंग बहुत ज़्यादा थी सात्विक की, और साथ में टाइट हग्स देना और जैसे बालों को टच करना, अपने खुद के भी और अपने मम्मी के भी, जहाँ भी उसको मिल जाए बाल टच करना। और साथ में उसको था कि स्विंग पे भी उसको बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता था, मतलब कि उसके जो सेंसरी फीलिंग्स थी उसको लेके, जैसे कि बैक एंड फोर्थ तो ठीक रहेगा, बैक एंड फोर्थ तो, पर अगर रोटेशन देंगे उसको तो ही वाज लाइक अनकंफर्टेबल, वो उतर जाएगा वहाँ से तुरंत ही। और एक चीज़ नोट की थी मैंने उस टाइम पे कि स्क्रीन को कई बार वो जैसे खाना खाते हुए जैसे बच्चा 5 मिनट स्क्रीन देखता था, मान लो, ठीक है 10 मिनट देखता था, तो वो उस टाइम पे वो स्क्रीन को टेढ़ा करके 90 डिग्री के एंगल पे देखता था। तो ये सब सेंसरी इश्यूज हमने जो उस टाइम पे नोट किए, स्पेसिफिक भी और इंडिविजुअल भी, दोनों के अलग अलग से। अब बात करते हैं ऑब्सेशंस की।
दोनों बच्चों में अलग अलग स्पेसिफिक ऑब्सेशंस थे। बात करते हैं संस्कार की। संस्कार व्हील्स को लेके काफ़ी ऑब्सेस्ड था। व्हील्स किसी भी चीज़ के हों, जैसे कि उसके टॉय व्हीकल्स के व्हील्स थे, वो उनके साथ खेल, बट लाइक ही वाज कीप मूविंग देम। और चाहे ट्रॉली व्हील्स हो, हम देखा था कि ट्रॉली बैग्स के व्हील वो क्या करता था, ट्रॉली बैग को उल्टा कर लेता था और बस उसको सारा दिन ऐसे से घुमाते रहना। संस्कार में ये प्रॉब्लम थी। और संस्कार में एक और ख़ास बात हमने ऑब्जर्व की थी कि वो 2 टॉय होल्ड कर लेता था और लाइक फॉर आवर्स ही कीप ऑन, लाइक उसको नहीं, कुछ और चीज़ नहीं चाहिए, वो 2 चीज़ें वो हाथ में ले लेगा, उनके साथ उनको बस हाथ में पकड़े रखेगा। इवन सोते हुए भी वो ऐसा करता था कि 2 चीज़ें पकड़ता था। नेक्स्ट बात करते हैं सात्विक की। सात्विक को बॉटल कैप्स के साथ और राउंडेड ऑब्जेक्ट्स के साथ काफ़ी ऑब्सेशन था और वो उनको काफ़ी टाइम तक पकड़ के रखता था उन राउंडेड ऑब्जेक्ट्स को। बाकी इश्यूज में बात करता हूँ पहले संस्कार की। संस्कार की कोई सेटिंग नहीं, ऑलमोस्ट 5 सेकंड। जैसे ही मैं कुछ उसको करवाने के लिए कोई भी एक्टिविटी बैठाऊंगा अपने पास या अपनी गोद में, 5 सेकंड में, मैक्सिमम 10 सेकंड में उठ के वो चला जाएगा। नए बंदों को देख के रोना, अब चाहे वो थेरेपी सेंटर पे जा रहा है, वहाँ पे थेरेपिस्ट को देख के रोना, या घर पे कोई नॉक करता है बंदा और जैसे ही गेट खुलता है उसका चेहरा देख के उसको रोना, तो उसका रोना बहुत ज़्यादा था एवरी नॉन पर्सन को देख के। फिर उसने खाना च्यू नहीं करना, उसका कई महीने चला ये, जैसे कि मैं कहूँ कुल मिला के 17-18 महीने की एज से लेके और अगले 4-5 महीने तक उसने च्यू नहीं करना खाना स्वॉलो करना उसने। तो ये रहे उसके इश्यूज। सात्विक की मैं बात करूं, सात्विक का जो इश्यू नोट किया हमने, बहुत सीवियर को ले लिया उस टाइम पे, सीवियर को ले लिया। और स्क्रिप्टिंग, जैसे कि हमने काम शुरू किया था बच्चों के साथ, उस टाइम पे देखो हमें भी कुछ नहीं पता था कि क्या करना है, कैसे करना है। तो हमने शुरू किया बच्चों के साथ उस टाइम पे कुछ राइम्स गाना, जैसे ABCD गाना बच्चों के साथ, A फॉर एप्पल, ऐसा करके। तो दिन भर सात्विक ने, अगर सो रहा है तो बात अलग है, अगर जाग रहा है तो पूरा दिन ABCG255FLKM लाइक पूरा दिन उसने ये बोलते रहना, बस वो भी रैंडमली, बिल्कुल भी चुप नहीं, पूरा दिन बोलना उसने। तो बहुत सीवियर को ले लिया। और स्क्रिप्टिंग का इश्यू जो सात्विक में नोट किया हमने उस एज में। नेक्स्ट आपको बताना चाहेंगे, यहाँ जैसे हर रेगुलर 6 महीने में डॉक्टर विजिट होती है बच्चों की, तो जब 18 महीने की विजिट पे हम गए तो हमने सारे जो कंसर्न हमने ऑब्जर्व किए थे हमने डॉक्टर को बताए। तो शी वाज लाइक कि हाँ रेड फ्लैग्स तो हैं। तो शी रेफर्ड अस फॉर चाइल्ड डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन। तो हमें देखा, जब हमने बुकिंग की तो 4 महीने का वेट पीरियड। सो वी वेंट क्रेजी एंड वी कनेक्ट विद ऑल द पेरेंट्स हियर कि 4 महीने का वेट पीरियड। अब 4 महीने, बच्चे 4 महीने पीछे हो रहे हैं कि 4 महीने में हमने कितना काम कर लेंगे। पहले तो डायग्नोसिस होगी, फिर थेरेपीज चलेंगी, तो जो भी करना है वो सब पीछे जा रहा है। एंड हमने अपनी पिछली पूरी रिसर्च में हमने सुन रखा था कि अर्ली इंटरवेंशन, तो हमें था कि हम अर्ली इंटरवेंशन की विंडो को हम मिस नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट हमारी उस दौरान में इंडिया की विजिट स्केड्यूल हो रखी थी। तो हमने इंडिया गए, 6 वीक के लिए हम इंडिया गए थे उस टाइम पे। तो हमने वहाँ पे भी हमने इतने मीन टाइम हमने वहाँ पे डायग्नोसिस लिया। हमें वहाँ पे बच्चों को सीवियर डायग्नोसिस मिला, कार स्कोर काफ़ी हाई था। और जब हम वापस US आए तो हमने यहाँ पे डायग्नोसिस करवाया 18 अक्टूबर 2023 को। एंड हाँ, यहाँ पे भी हमें 21 महीने की उम्र में भी हमें यहाँ पे सीवियर ऑटिज्म की डायग्नोसिस मिली, द सेम कार स्कोर जो हमें इंडिया में मिला था। अब एक एक्सपीरियंस है शेयर करना चाहेंगे हम पेरेंट्स के साथ। जब हम इंडिया विजिट पे थे उस टाइम पे डायग्नोसिस के लिए हम एक थेरेपी सेंटर के बाहर बैठे थे। तो कुछ उस टाइम पे देखो सबको होता है, हम समझ सकते हैं, हर एक पेरेंट को होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, कोई जानकारी मिले, किसी पेरेंट से बातचीत हो जाए। तो हम भी वहाँ पे जब बैठे थे तो एक फैमिली से बातचीत हमारी चल पड़ी वहाँ पर। वो फैमिली बाहर रहते थे जैसे, तो इंडिया में शिफ्ट हुए थे वो थेरेपी कराने के लिए बच्चों की। तो डैडा भी बाहर ही थे, मदर शिफ्ट हुई थी। तो उनसे बात करते करते पता चला हमें, और जो उन्होंने ओपिनियन दिए हमें कि बाहर कुछ नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में कुछ खास ऐसा थेरेपी नहीं है, या वो लोग सीरियस नहीं लेते थेरेपी वगैरह को, क्योंकि एक्सेप्टेंस रेट काफ़ी हाई है। तो हमें इनपुट मिले कि इंडिया में हमें शिफ्ट होना चाहिए, या तो दोनों बंदों को या फिर हम में से किसी एक को, और इंडिया में रह के
एक पेरेंट थेरेपी कराए। पर जब हम वापस यूएस में आ गए तब भी हमारे मन में थॉट चलते रहे कि क्या इंडिया शिफ्ट हो जाए क्या, क्योंकि अभी हमें कुछ नहीं पता था कि इंडिया में क्या सिस्टम है, यहाँ पे क्या सिस्टम है बाहर यूएस में। पर ये थॉट हमारे मन में आते रहे। पर एट द एंड ऑफ द डे एंड टुडे वी आर रियली हैप्पी टू थिंक कि उस टाइम में जो फैसला किया हमने कि नहीं, हम इंडिया शिफ्ट नहीं होंगे, ना दोनों ना एक। क्योंकि जब जैसी फैमिली सेपरेट होती है आपकी ताकत आधे से भी कम रह जाती है। तो फैमिली का एक साथ रहना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को माँ और बाप दोनों को प्यार से ही होता है, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो मल्टीपल फोल्ड चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चों की रिकवरी करने के और फास्ट रिकवरी करने के भी। तो ये मैसेज हम हर पेरेंट को जो हमारी जर्नी फॉलो कर रहे हैं देना चाहेंगे कि जब भी ऐसा विचार आता है कि कहीं दूर किसी सेंटर पे, जैसे कई जगह देखो अवेलेबिलिटी नहीं होती है थेरेपी सेंटर वगैरह की या फिर इस तरह की डायग्नोसिस की फैसिलिटी, तो उसके लिए अगर पेरेंट शिफ्ट होने का प्लान करते हैं कहीं और दूसरे शहर में, तो हमारा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि फैमिली का साथ रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब दो पेरेंट मिलकर काम करते हैं और दिन रात काम करते हैं पूरे जुनून के साथ, तो बच्चों को ऑटिज्म से रिकवर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे रोड ब्लॉक्स भी तो होते हैं, तो दो पेरेंट्स रहते हैं तो वो सोच पाते हैं और मीन्स बहुत सपोर्ट रहता है एज अ पार्टनर भी, तो और बच्चों को बहुत हेल्प मिलती है। जी बिल्कुल। तो डायग्नोसिस तो हो गया, पर थेरेपी अभी भी 3-4 महीने दूर थी। 4 महीने के आसपास का हमें वेटिंग पीरियड मिला कि जब हमारी थेरेपी अभी शुरू होनी थी। तो उस दौरान क्या किया हमने जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की पूरी कि दुनिया भर में क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं, किस किस तरीके से ऑटिज्म से बच्चों को रिकवर करने के लिए काम किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आयुर्वेद की। आयुर्वेद में हमने 2-3 टॉप सेंटर्स जो थेरेपी सेंटर्स हैं जो आयुर्वेद को फॉलो करके ऑटिस्टिक बच्चों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं उनकी, और 1-2 आयुर्वेद बेस्ड ऑटिज्म थेरेपी सेंटर्स हमने बाहर भी एक्सप्लोर किए। ओवरऑल हम बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं हुए आयुर्वेदिक मेथड से, पर यस डाइट के कुछ कंपोनेंट हमें सही लगे आयुर्वेद में। फिर सिमिलरली होम्योपैथी से भी हम कोई बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं हुए। जो प्रोटोकॉल होम्योपैथी से बच्चों को ट्रीट करने का ऑटिज्म में, वी वर नॉट कन्विंस्ड दैट मच। फिर हमने जो पेरेंटल ट्रेनिंग प्रोटोकॉल है, बहुत सारे थेरेपी सेंटर्स पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं, तो वो भी हमने एक्सप्लोर किया। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज हमने उस टाइम पे देखे, कोई सक्सेस स्टोरीज देखी, कुछ मोटिवेशन वहाँ से हमने जो है लेते थे। हम लोग रात भर बैठ के नोट्स बनाते थे 10 बजे से लेके 4-5 घंटे 3 बजे तक कि कितनी सक्सेस स्टोरीज हैं, क्या किया उन लोगों ने बेसिकली, वो सब हमने जानने की कोशिश की कि क्या कोई मेडिसिन है ऑटिज्म में जो हेल्प कर सकती है। डाइट का कितना इम्पैक्ट है वो हमने एक्सप्लोर किया, और साथ में हमने कुछ बुक्स पढ़ी ऑटिज्म के बारे में। तो ये सब जानकारी हमने इकट्ठी करने की कोशिश की बिफोर द थेरेपी एक्चुअली स्टार्टेड। अब तक की हमारी जो भी जानकारी हमने इकट्ठी की थी उसमें हमने पाया कि सिर्फ 5 से 10% बच्चे ही ऑटिज्म में पूरी तरह रिकवर करके नॉर्मल ज़िंदगी जी पाते हैं। तो हमें लगता है इसका कारण ऑटिज्म तो नहीं हो सकता, वाई जस्ट दिस 5 to 10%। तो इसका कारण हमें लगता है कि कुछ तो मिसिंग लिंक है, कुछ तो मिसिंग है ट्रेडिशनल थेरेपी अप्रोच में। तो इस पूरी रिसर्च के दौरान हमने बैक इन इंडिया हमने एक फैमिली को कनेक्ट किया, और शी वॉज अ गुड इक्विपमेंट गाइड, बट आफ्टर 4-5 वी टुक 4-5 सेशंस, एंड 4-5 सेशन के बाद हमें लगा कि इट्स काइंड ऑफ लाइक रूटीन ट्रेडिशनल थेरेपी अप्रोच। तो वी वर नॉट दैट मच कन्विंस्ड। तो हमने अपनी पूरी साइंटिफिक नॉलेज, अपनी पेरेंटल इंस्टिंक्ट के साथ हमने अपनी स्पेशल पेरेंटिंग स्टार्ट की। तो आने वाले एपिसोड्स में आप जानेंगे कि हमने क्या किया। याद रखिएगा पेरेंट्स, एक स्पेशल पेरेंटिंग से ऑटिज्म ब्लेसिंग बन सकता है। और ज़रूर कहना चाहेंगे मेहनत काफ़ी नहीं है, मेहनत के साथ साथ एक करेक्ट अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक ऑटिज्म फैमिली हैं और आपके पास एक स्पेशल नीड बच्चा है और आपको लगता है हमारी इस सबसे सक्सेसफुल और सबसे फास्टेस्ट रिकवरी ऑन द प्लैनेट सीवियर ऑटिज्म से 2 बच्चों में, जो जानकारी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो मोटिवेशन आपको मिलने वाली है, वो और भी बहुत सारी फैमिलीज़ को हेल्प कर सकती है। तो प्लीज़ उनको ज़रूर मोटिवेट कीजिए, हमारी ऑटिज्म जर्नी को फॉलो करने के लिए ज़रूर उनको मोटिवेट कीजिए, ताकि वो देखें और बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी में बदलाव आए, क्योंकि बच्चों से बढ़ के कुछ भी नहीं। और जब एक ऑटिस्टिक बच्चे की ज़िंदगी में बदलाव आता है
तो सिर्फ एक बच्चा ही नहीं, पूरे परिवार की ज़िंदगी में बदलाव आता है और किसी की हेल्प करके खुशी बहुत मिलती है। थैंक यू।